नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा जो व्याकरण का जो टॉपिक है वो है वाक्य। वाक्य क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जो व्याकरण के जो भेद थे, वर्ण, शब्द और वाक्य और पद, ये उनमें से एक भेद है वाक्य। वाक्य है क्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वाक्य है क्या। अर्थात एक विचार जो इंसान के मन में आता है, एक विचार को प्रकट करने के लिए जो सार्थक शब्द, एक ये शब्द विशेष है, सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह है, वो वाक्य कहलाता है। अर्थात उसमें सार्थक शब्दों का आना बहुत जरूरी है, परंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य को तो पूरा कर देते हैं, परंतु वो अर्थ को प्रकट करने में सहायक नहीं होते। इसलिए एक विचार को प्रकट करने के लिए सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। वाक्य में सबसे जो अहम चीज है वो है कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन ही चीज होती हैं। ये होना चाहिए, तब जाके वाक्य पूर्ण है। परंतु उससे क्या होगा कि वाक्य पूर्ण होने के लिए 6 शर्त हैं जो तत्व के रूप में जाने जाती हैं। वाक्य के जो तत्व हैं वो है 6। वाक्य के 6 तत्व हैं। इन 6 तत्वों के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। नंबर 1 पे है सार्थकता। शब्द से ही सार्थकता, शब्द से ही इसका भाव प्रकट हो रहा है। सार्थकता होता है कि वाक्य में सार्थक शब्दों का होना जरूरी है। सार्थक वह जिसका सही अर्थ प्रकट हो। जैसे, परंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य के भाव को तो पूरा कर देते हैं, परंतु अर्थ की प्रधानता को प्रकट नहीं कर पाते। जैसे अनाप शनाप, रोटी वोटी, चाय वाय, चक चक, ये शब्द हैं। जैसे वाय शब्द है, कोई मेहमान घर पे आता है, आप सामान्यतः ये पूछते हैं कि चाय वाय लेंगे, तो चाय तो ठीक है, ये वाय शब्द क्या है? अर्थात ये निरर्थक शब्द है, परंतु एक ध्वन्यात्मक, एक सामान्य हम बोलचाल के लहजे में उन शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो इसलिए वाक्य में सार्थक शब्दों का होना बेहद जरूरी है। दूसरा है योग्यता। वाक्य के अंदर प्रत्येक शब्द में अपने आप में प्रसंग के अनुसार अर्थ स्पष्ट करने की अक्षमता या योग्यता होनी चाहिए। अर्थात जो हमने जो शब्द जो इस्तेमाल किए हैं, वाक्य में जो शब्द आए हैं, उनके अंदर अपने प्रसंग के अनुसार उनमें अर्थ स्पष्ट करने की योग्यता होनी चाहिए, अक्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। जैसे एक शब्द है, वाक्य है कि घोड़ा घास से पीता है और गाय पानी खाती है। वाक्य तो पूर्ण हो गया, परंतु अर्थ स्पष्ट करने की योग्यता नहीं है, क्योंकि घोड़ा घास से पीता, अर्थात जो ये पदार्थ है घास, ये खाने का पदार्थ है, नहीं कि पीने का। अर्थात जो चीज तरल पदार्थ की थी उसकी क्रिया में परिवर्तन कर दिया। घोड़ा घास पीता है, गाय पानी खाती है। अर्थात ये जो यहां जो शब्द था घोड़ा, इसके साथ आना चाहिए था ठोस पदार्थ है ये, इसलिए खाना। घोड़ा घास खाता है और गाय पानी पीती है। ये वाक्य तब जाके शुद्ध होता। इसलिए वाक्य में अर्थ स्पष्ट करने की योग्यता होनी चाहिए। अर्थात उन शब्दों में एक ताकत होनी चाहिए कि वो अर्थ को सही प्रकट कर सकें। तीसरा है आकांक्षा। आकांक्षा होती है जिज्ञासा, चाह, इच्छा, मनोरथ, ये सभी समानार्थक शब्द हैं। तो आकांक्षा क्या है कि वाक्य में जब वाक्य हम लिख देते हैं, वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण होने का अर्थ क्या है? वाक्य तो पूरा हो जाएगा, परंतु उस वाक्य को पूरा होने के बाद उसमें किसी प्रकार की आकांक्षा या जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए। मान लो वाक्य लिख दिया और उसके बाद भी उसके मन में, पाठक के मन में यह प्रश्न रह जाता है
कि इसमें कुछ और होना चाहिए था। तो वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उसमें कुछ जानने की इच्छा या जिज्ञासा शेष नहीं रहनी चाहिए, तब जाके वाक्य पूर्ण होता है। जैसे कह दे पूर्व से निकलता है, वाक्य तो पूरा हो गया, परंतु मन में क्या पूर्व से क्या निकलता है, प्रश्न तो क्या कहा गया ना। तो यहां जैसे यदि ये होता कि सूर्य पूर्व से निकलता है तो वाक्य पूर्ण हो जाता। रात को जागता है, फिर प्रश्न आ गया कि भाई प्रश्न मन में रह गया कि क्या जागता है, कौन जागता है। यदि ये वाक्य यहां इसकी जगह ये होता कि चौकीदार रात को जागता है तो ये वाक्य पूर्ण हो जाते। तो इन शब्दों का इसमें अधूरापन रह गया था, तब जाके ये पूरा हो। नंबर 4 पे है निकटता। निकटता का मतलब हो समीपता, कि वाक्य को बोलते या लिखते समय जो शब्दों में परस्पर समीपता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। यदि हम वाक्य को रुक रुक कर बोलेंगे ना तो उसमें भाव, जो उसका प्रभाव है ना, उस प्रभाव के अंदर अवरोध हो जाता, रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है। तो जो उसका भाव निकलना चाहिए वो भाव नहीं निकल पाता, अर्थात वो सही अर्थ प्रकट नहीं कर पाता। इसलिए वाक्य में आए हुए शब्दों का जो प्रभाव है वो एक जैसा होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। यदि हम रुक रुक के बोलते हैं तो विराम चिन्हों का प्रयोग होना स्वाभाविक है। अब जैसे कहते हैं राम बाजार जाओ, एक तो एक साथ बोले, अरे कह राम, उसके बाद यदि हम रुकते हैं तो यहाँ स्वाभाविक है विराम चिन्ह का प्रयोग होना ही लाजमी है। अल्प विराम लगो, विस्मादि बोधक चिन्ह का प्रयोग लगो। तो जैसे कह दे कि विस्मादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो गया, राम बाजार जाओ, तो यहाँ आश्रय भाव प्रकट हो गया। राम कुछ अक्षर के बाद रुकते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग होगा, बाजार जाओ। तो वहां ए वाक्य में उन शब्दों का जो प्रवाह है वो निरंतर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग होके उसका अर्थ है वो भिन्न हो जाता है। उसके बाद है पदक्रम। पदक्रम अर्थात वाक्य में पदों का क्रम, वाक्य में पदों का क्रम, अर्थात वाक्य में आए हुए शब्दों का जो क्रम है वो सही होना चाहिए। यदि उसके क्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो उसका अर्थ है वो कुछ का कुछ निकल जाता है, अर्थात और अन्य अर्थ प्रकट हो जाता है। जैसे हम कह दें कि हैं चुके आ सभी में विद्यालय छात्र, इसका अर्थ तो प्रकट हो गया कि भाई इसमें क्या कहना चाह रहा है। रचनाकार लेखक है जिसने वाक्य लिखा है, उसका भाव तो प्रकट हो गया कि ये क्या कहना चाह रहा है, परंतु व्याकरणिक दृष्टि से यह वाक्य अपूर्ण है। तो क्या होना चाहिए सही क्रम इसका, सभी छात्र विद्यालय में आ चुके हैं। वाक्य का भाव तो प्रकट होगा यहां, परंतु व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य अपूर्ण है। अर्थात वाक्य में आए हुए पदों का जो क्रम है वो सही होना चाहिए। कर्ता, कर्ता का विस्तार, क्रम, क्रम का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार, ये इस प्रकार से निरंतरता होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 6 पे है अन्वय। अन्वय का अर्थ हो मेल। अन्वय का अर्थ क्या होता है, मेल। मेल किसका मेल है, अर्थात वाक्य में लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक, इनका जो क्रिया के साथ जो मेल है ना वो सही होना चाहिए। ये मान लो कर्ता तो पुल्लिंग है और क्रिया स्त्रीलिंग की या बहुवचन में, या कारक का वचन का परिवर्तन हो जाए, काल का परिवर्तन हो जाए। जैसे कह दे लड़का जाते हैं, लड़का तो पुल्लिंग है, एक वचन है, परंतु जो क्रिया जो प्रयोग हुई वह बहुवचन की प्रयोग होगी, तो यह वाक्य अपूर्ण हो गया, अर्थात भाव नहीं बना। तो क्या होना चाहिए, लड़का जाता है, तो इसकी जाते की बजाय क्या आना चाहिए, जाता है। सीता गाती हैं, सीता तो एक वचन है और क्रिया बहुवचन की प्रयोग हो रही, तो क्या होना चाहिए कि सीता गाती है, यहां है का प्रयोग होना चाहिए, तब जाके वाक्य पूर्ण होगा।
अगला है वो वाक्य के तत्व के जो 6 थे वाक्य के तत्व, उनके बाद है वाक्य के अंग। वैसे तो वाक्य के जो अनिवार्य जो अंग हैं वो हैं कर्ता और क्रिया, परंतु इनके अलावा जो वाक्य के जो अंग हैं जो जिनके द्वारा वाक्य की पूर्णता का बोध होता है वो है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है कि वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य है, अर्थात कर्ता। वाक्य में कर्ता के बारे में कहा जाए, कर्ता ही कहता जो कहता है, तो जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो होता है उद्देश्य। इस जैसे कहते राम ने रावण को मारा। रावण को मारा, किसने मारा? राम ने जो है इसका विभक्ति चिन्ह है, तो इसलिए ये पूरे का पूरा राम ने उद्देश्य है, क्योंकि ये कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है। विभक्ति चिन्ह है कर्ता का ने, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। यदि ये नहीं है तो फिर अकेला राम रह जाता। तो कहीं इसमें आप भूल ना कर दें कि राम ने रावण को मारा, अर्थात अकेले राम के साथ ने इसका प्रसर्ग लग रहा है, तो ये सारे का सारा क्या है? उद्देश्य है। बाकी सारा क्या है? विधेय। कैसे? विधेय क्या है कि वाक्य में उद्देश्य जो कुछ बताता है वो विधेय है। तो राम ने क्या बताया कि रावण को मारा। इसी प्रकार से जैसे यहां है कंस को कृष्ण ने मारा, कंस को कृष्ण ने मारा, तो किसको मारा? कंस को। किसने मारा? कृष्ण ने। तो ये तो हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय। वाक्य में जरूरी नहीं है कि कर्ता वाक्य के आरंभ में ही हो, वाक्य के अंत में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है, परंतु हमने ये देखना कि वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उद्देश्य, उद्देश्य जो कुछ बताता है, जो कुछ कहता है, समझाता है, वो होता है विधेय। 2 अन्य उदाहरण हो रहे हैं। राधा की बड़ी बहन गीता मधुर एवं सरस गीत गाती है। राधा की बड़ी बहन गीता मधुर एवं सरस गीत गाती है। तो ये कार्य किसने किया? गीता ने। गीता कौन है? राधा की बड़ी बहन। तो ये सारे का सारा यहां तक उद्देश्य है। ये सारा क्या है? उद्देश्य, और बाकी सारा क्या रह गया? विधेय। इसी प्रकार से एक और वाक्य है उदाहरण समझने के लिए। पाठशाला के सामने एक बूढ़ा भिखारी भीख मांगता है। पाठशाला के सामने कौन काम कर रहा है? भीख कौन मांग रहा है? बूढ़ा। बूढ़ा क्या है? भिखारी। ये इसके साथ हो गया। बूढ़े कितने हैं? एक। तो ये यहां तक का सारा क्या हो गया? उद्देश्य, और बाकी सारा क्या रह गया? विधेय। तो इसके अलावा और जो भी उदाहरण हैं वो आपने समझने हैं, करने हैं, और इसमें वाक्य के जो वाक्य की परिभाषा, वाक्य के तत्व और वाक्य के अंग से संबंधित जो भी बातें हैं, यदि कोई बात आपके मन में, जहन में रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जिसने भी अब तक भी ये YouTube चैनल हिंदी भाषा के साथ देवेंद्र को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।